वे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक थे। अपने धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ गीता का उन्होंने गहन अध्ययन किया। वीणा वादन से वे अपनी आत्मा की उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते थे। संगीत उनके जीवन में रंग भरता था, उन्हें खुशी देता था। और कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक संगीत और साथ ही साथ हिंदुस्तानी संगीत भी उन्हें बहुत प्रिय था, शास्त्रीय संगीत। ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचकर कलाकारों को सम्मानित करना, उन्हें प्रोत्साहित करना उनके मन को भाता था, क्योंकि वे इस बात को बहुत गहरे से महसूस करते थे कि इतनी विविधता से भरी भारत की संस्कृति है, इतनी सारी जहां भाषाएं हैं, बोलियां हैं, गीत संगीत नृत्य के प्रकार हैं, हमारे रीति रिवाज और परंपराएं हैं, वे हमारी बहुत बड़ी थाती हैं, हमारी बहुत बड़ी विरासत है। और उनको सहेज कर रखने का जो काम करते हैं वो कलाकार ही करते हैं। और इसीलिए कलाकारों के प्रति उनके मन में अगाध बहुत गहरा सम्मान था और हमेशा कला को भी सम्मान देते थे और कलाकारों को भी सम्मान देते थे। 1955 में कलाम साहब ने मद्रास में जब एडमिशन लिया था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ से उन्होंने एक ऐसे फील्ड के साथ वो जुड़े थे जिसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग कहते हैं। ये उनके सपनों की उड़ान की पहली कोशिश थी, क्योंकि एरोनॉटिक्स से जुड़कर एरोस्पेस इंजीनियरिंग से जुड़कर उन्होंने, चाहे वो DRDO के माध्यम से पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइल्स के निर्माण के माध्यम से मिसाइल मैन की उन्होंने अपनी पहचान बनाई हो, या अंतरिक्ष की जो उड़ान थी SLV-3, PSLV, ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से उन्होंने जो भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को और अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए कार्यों को एक वो ऊंचाई और वो उड़ान दी थी जिस पर भारत को गर्व भी है। और उसने एक ऐसी मजबूत नींव तैयार की थी भारत के लिए जिस पर आज मंगल तक हम पहुंचने की ताकत और क्षमता रखते हैं। ये उनकी प्रेरणा थी। वैज्ञानिकों की एक ऐसी फौज उन्होंने तैयार की थी, इतनी अधिक प्रेरणा उन्हें दी थी कि इनोवेशन से, नवाचार से, शोध से, अनुसंधान से पीछे ना हटे, बल्कि उसकी आवश्यकता पर वो हमेशा बहुत जोर देते थे। बहुत आवश्यकता इस बात की महसूस करते थे। और देश को अगर नॉलेज सुपर पावर बनाना है, ज्ञान के क्षेत्र में एक महाशक्ति अगर भारत को बनाना है, जिसकी क्षमता उन्हें लगता था कि इस देश में बहुत ज्यादा है, उसको जगाने का, उसको प्रेरित करने का प्रयास वो हमेशा करते रहे। You are absolutely right, Jainendra. And as he said, if a country is to be corruption-free and become a nation with beautiful minds, he strongly felt that there are three social members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher. His message to the youth of the country was they should have courage to think differently, courage to invent, courage to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. These are the great qualities that the youth must work towards. This was Dr. Kalam's message to the people. He also said that God, our Creator, has stored within our minds and personalities great potential strength and ability. Prayer helps us tap and develop these powers. Dr. Kalam, known for his quotable quotes, once said, "Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success. Unless India stands up to the world, no one will respect us. In this world, fear has no place, only strength, respect strength." Said as we look at the religious ceremonies still on, and the graveyard is, we are witnessing some religious formalities that are going on at the graveyard, and the former president said, "Look at the sky, we are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work." This great son of India has now gone back to the womb of Mother India in this very place of his birth, Rameshwaram. As you rightly pointed out, Jainendra, as we were coming from Madurai, we saw his school, the Schwarz School, where he went as a youngsters for his matriculation studies. And the wonderful thing about that school was, even after the passing away of Dr. Kalam, the school did not close, as was the wish
of this great son of India. The student had their regular classes, but there was always a huge portrait there which everybody who passed through the school could see, and people could come at their convenience and pay their tribute. यह सब कुछ कौशिक सायास नहीं बल्कि अनायास होता रहा, क्योंकि उसके लिए कोशिश नहीं किसी ने की। स्वाभाविक रूप से जैसे ही लोगों को पता लगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब नहीं रहे, या उसके बाद जब ये जानकारी, ये सूचना लोगों तक पहुंचे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर लेकर यहाँ रामेश्वरम आया जा रहा है और परिवार की इच्छा के अनुसार जो अंतिम संस्कार है वो इसी रामेश्वरम की धरती पर होना है, तो यहाँ के तमाम, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, शिक्षक हों, समाज के लोग हों, अलग अलग समुदायों के लोग हों, सभी अपने अपने ढंग से उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे। कल का दिन हम जहाँ से भी रामेश्वरम शहर में या कस्बों के बीच से या सड़क से गुजरे हैं, बहुत बार ऐसे सामना हुआ ऐसे समुदायों से, ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप्स के साथ, जहाँ किसी में स्कूली बच्चों का समूह प्रभात फेरियों के रूप में प्रभात फेरी लेकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विशाल चित्र के साथ उनके संदेशों को प्रसारित करते हुए, प्रचारित करते हुए आगे बढ़ रहा था। इस समय आगे बढ़ते हुए सभी जो मिट्टी है तो उठे, उसे सबने मुट्ठी में उठाकर उस पार्थिव शरीर पर डाला है जिसे कब्र में रखा गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर सुपुर्द खाक की ये प्रक्रिया जो है अपने अंतिम चरण में है। ये आभास और ये अनुभव और इस अवसर का साक्षी होना भी अपने आप में भावुकता से भर देता है हर किसी को, चाहे वो यहाँ हो, आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से आप तक ये सजीव चित्रण पहुँच रहा हो, विवरण पहुँच रहा हो, वो सब हमें बहुत अंदर तक छूता है। इस समय फावड़े के साथ सबसे पहले तो मुट्ठी से भर भर कर मिट्टी कब्र में डाली गई और उसके बाद अब फावड़े के साथ चारों तरफ से उस पर मिट्टी डाला जा रहा है और उसे इस धरती में, उस पार्थिव शरीर को इस धरती की गोद में समाहित कर दिया गया है। यहाँ से हम मानते हैं कि जिस धरती पर पैदा होकर, जहाँ का अन्न खाकर, जहाँ का जल पीकर कोई भी इंसान अपना जीवन यापन करता है, जीवन जीता है, और उसी धरती की गोद में एक बार पुनः समाहित हो जाने का ये क्षण होता है जब अपनी पूरी यात्रा करने के बाद एक बार पुनः यूं लगता हो जैसे माँ की गोद में आकर एक जो सुख की और आनंद की अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को शायद महसूस किया जा सकता होगा जब इस तरह से सुपुर्द खाक किया जाता है, जब इस धरती को एक बार पुनः समर्पित कर दिया जाता है जिसने हमें एक ऐसा महान सपूत दिया था। परिवार के और धार्मिक समुदाय के लोग इस समय फावड़े के साथ चारों तरफ से कब्र में उसको मिट्टी डालते हुए उस पर उसको बराबर किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है उस कब्र को। चारों तरफ से उसकी जो दीवारें बनाई गई हैं वो पत्थर की हैं, स्टोन से वो दीवारें बनाई गई हैं और उसके बीच में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महान व्यक्तित्व, महान विभूति, इस भारत के महान सपूत। ऐसा कोई व्यक्तित्व विरला ही होगा जो एक साथ इतनी प्रतिभाओं से युक्त हो, इतने सारे गुणों का धनी हो, वैज्ञानिक के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में, अर्थशास्त्री के रूप में, दार्शनिक के रूप में, या धर्म और आध्यात्म के मर्मज्ञ के रूप में, क्योंकि उन्होंने तमाम अलग अलग धर्मों के धर्म ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया। जीवन के मर्म को समझने के लिए ये उनको एक मौलिक आवश्यकता इसकी महसूस हुई थी और इसीलिए भारतीय संस्कृति को ही अपना धर्म मानकर, भारतीय होने के गौरव को धारण करके इस भारत के लिए बहुत कुछ करने की आकांक्षा और अभिलाषा लिए हुए पूरा जीवन जिस व्यक्तित्व और जिस विभूति ने समर्पित किया, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनका दर्शन, उनका अध्यात्म हम सबके मन में रहेगा
हम सबके आसपास फिजाओं में गूंजेगा, देश की इस मिट्टी में जिंदा रहेगा और यहाँ के जल में, यहाँ के वायु में, यहाँ के पानी में। इस समय श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री अपने दीर्घा से, अपने स्थान से उठकर एक बार पुनः उस स्थल की तरफ आते हुए जहां परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य 96 वर्षीय उनके बड़े भाई, एक बार पुनः प्रधानमंत्री महोदय ने झुककर उन्हें नमन किया है, सबको हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया है। इस भावुक क्षण में यहाँ सबका अभिवादन करने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री परिवार के अन्य सदस्यों से मिलते हुए, चर्चा करते हुए, जब कब्र पर जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, वो भावों से मिट्टी जो है वो कब्र में भरते हुए उसे बराबर करते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के बाद वापस प्रस्थान के लिए, लेकिन उससे पहले वे एक बार पुनः अपने दीर्घा में आए और वहां आकर वे कुछ पल के लिए रुके हैं, अभी कुछ चर्चा करते हुए वहां अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ, और साथ ही खड़े हैं अपने स्थान पर अब सभी मंत्रिमंडल के उनके सदस्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ साथ। दूसरी दीर्घा में तमिलनाडु सरकार के मंत्रीगण, लेकिन उससे पहले वहां तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल महोदय, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी सदस्य, वे सभी वहां पर अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, कुछ बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ सदस्य यहाँ परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई 96 वर्षीय उनके भ्राता जो परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे आकर एक एक करके वे विदा ले रहे हैं और बहुत धीमे स्वर में यहाँ की फिजा में, यहाँ के वायुमंडल में संगीत के जो शोक संगीत से जुड़े हुए जो स्वर लहरियां हैं, वे सचमुच भावों के उस अतिरेक को जगाते हैं, भावों के उस उद्वेग को जगाते हैं और भाव के उस गहराई में, अपने भावनाओं के और हृदय के अंतरतम गहराइयों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस महान व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक करते हुए, उनकी कृपा, उनके स्नेह और उनके संसर्ग में जिसको भी सौभाग्य मिला है कुछ उन पलों को जीने का, उनसे चर्चा करने का, उनसे बातचीत करने का या उनसे स्नेह प्राप्त करने का, उन क्षणों को उसने हमेशा एक प्रेरणा के तौर पर अपने मन में संजोकर तो रखा ही है। लेकिन आज जब सशरीर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम सबके बीच में नहीं हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित, ऐसी विभूति के सशरीर इस दुनिया से जाने के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ा है, उसके बाद से निश्चित रूप से वो क्षण और भी ज्यादा याद आएंगे और हमें प्रेरणा भी देंगे। Yes, absolutely, Jainendra. The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, has been lowered into his eternal resting place, the grave here at Pekarumbu, and we now slowly see that the family members and others are bowing down near the grave. They're just covering up the grave as per the religious practice, and you see lots and lots of youngsters coming forward to pay their last homage to the former president. And we would like to bring before our listeners the pledge that the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, invoked upon all of us. Ab-e-Zamzam, the
holy water from the well of Zamzam near Mecca has now been sprinkled on the grave of the former president, and the mazar or the grave of the former president is being filled by the religious clergy, the family members and the local population. People have been waiting here since morning. The numbers have only grown as we see. Most of the people are also on treetops and paying a silent farewell to this great son of India. The entire environment, as Jainendra rightly said, quite somber. The soulful music in the background is adding to the ethos that is prevailing here at this moment. Finally, we see some elder clergymen coming before the grave, and wreath and flowers will now be placed upon the wreath by the family members and the clergy. The ceremony here since morning has been so well organized.